हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। बीच में थोड़ा-सा ब्रेक हुआ। बहुत सारे रिवीजन वीडियो वगैरह ये सारी चीज़ें डालना पड़ा था और मैं वैसे इंतज़ार कर रहा था एमटीपी 1 और एमटीपी 2 और एमटीपी 2 भी आ गया है। मतलब भाई अब मई 2025 के लिए कुछ नहीं बचा है और मैं चाहता था कि जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, जितने भी एमसीक्यूज़ हो, एग्जाम से पहले जो भी आईसीएआई ने एमसीक्यूज दिया हो वो सब इसमें कवर्ड हो जाए। तो इस वीडियो में पिछले वीडियो में हमने कहां तक किया था? तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक कर चुके थे। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद जितने भी, वैसे तो 41 थे टोटल एमसीक्यूज, पर जो न्यू एमटीपी है, जो एमटीपी 2 जो आई है, उसके अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं इसी में डाल देता हूँ। दैट्स इट। एमसीक्यूज इससे ज्यादा नहीं है, तो बस सफिशिएंट है, पूरा ही कर लेते, बात ही खत्म हो जाए। तो बात हो रही है केस सिनेरियो 2। ठीक है जी, ठीक है सर। लिखा XYZ, a mid-size manufacturing company that produces industrial equipment। ठीक है भाई, आप न्यू प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हो, ठीक है, और इसके अलावा इंप्रूव करना चाहते हो प्रोडक्शन, ये सब कहानी है। एक्चुअल में ये सेंसिटिविटी एनालिसिस का क्वेश्चन है। इनिशियल कॉस्ट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट पर यूनिट दिया और सेल्स वॉल्यूम दिया और डिस्काउंटिंग रेट है 10%। क्वेश्चन कहे चाहे ना कहे, आपको एनपीवी निकालना चाहिए। पर देखा जाए तो बोले जो केस सिनारियो है उसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस क्यों किया जाता है, किस चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है? क्रिटिकल फैक्टर, मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। मतलब हम ये ढूंढते हैं कि यार एक फैक्टर के चेंज होने से एनपीवी में कितना फर्क पड़ेगा। तो क्या हम प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं, ब्रेक इवन निकालते हैं, या डिग्री कितना चेंज होगा, डिग्री निकालते हैं, ईच वेरिएबल के चेंज होने से एनपीवी में कितना इफेक्ट पड़ेगा? तो आंसर क्या आएगा? सी। सेल प्राइस पर यूनिट सो दैट प्रोजेक्ट वुड ब्रेक इवन विद जीरो एनपीवी सेल बी अप्रोक्सीमेटली। इसका मतलब अब हमारा न्यूमेरिकल काम स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला भाई आप क्या निकाल लेना, आप निकाल लेना एनपी। सर इतना यूनिट से ये सेलिंग प्राइस है, और तो मैं 60 माइनस 40, तो शुरू में क्या लिख दिया 20 पर यूनिट इनटू पहले साल कितना 20,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, डिस्काउंटिंग रेट है 10 पावर 1, फिर कितना 30,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 2, फिर कितना 30,000 यूनिट डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 3। इसका मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिट से निकाला, आप ऐसे भी निकालोगे तो भी चल जाएगा, और इसमें से माइनस कर दिया सेल्स। तो क्या आ जाएगा भाई एनपीवी? तो 20 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिट्स। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिट्स क्यों निकाल रहे हैं, इसके पीछे वजह है। 20,000 डिवाइड 1.10 इक्वल टू एम प्लस 30,000 दो बार इक्वल टू एम प्लस 30,000 1 2 3 एम प्लस 8। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूनिट्स आया 65,514.65, और इसमें से माइनस कितना कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 10 लाख। एनपीवी निकालना जरूरी है। तो सर 20 इंटू 65,514.65 माइनस 10 लाख, तो सर एनपीवी आ गया ₹310,293। ठीक, ओके सर। सर एनपीवी निकाला क्यों है, एनपीवी क्यों निकाला वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। उसने कहा ऐसी सेलिंग प्राइस बताइए। सर सेलिंग प्राइस तो हमको लिया नहीं है यार, हमने तो यार कंट्रीब्यूशन लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसका कहना है कि ऐसी सेलिंग प्राइस बताइए, यहां क्या लिखूं तो एनपीवी 0 आ जाए। तो सर हम कंट्रीब्यूशन को एक्स ले लेते हैं, यस। तो अगर मैं कहूं एक्स इंटू 65,514.65 माइनस 10 लाख, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। जिसके विषय में निकालना उसको आप 0 मान के चलो, क्योंकि ब्रेक इवन निकालना है ना, ठीक है। बाकी सेंसिटिविटी आपको अच्छे से समझ में आ। तो सर इसका मतलब हो गया 10 लाख डिवाइडेड बाय 65,514.65। तो सर ये आ गया
15.26। अब मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना क्या है सर, मुझे तो सेलिंग प्राइस निकालना। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला होता था सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होना चाहिए 15.26 ताकि एनपीवी 0 हो जाए। सेलिंग प्राइस निकालना, उसको एक्स ले लिया और वेरिएबल कॉस्ट हो गया 40। तो एक्स का वैल्यू निकल सकता है कि सर 40 प्लस 15.26। सर आंसर आ रहा 55.26। अगर सेलिंग प्राइस 55.26 है तो एनपीवी 0 आ जाएगा। ठीक, इट मींस मैक्सिमम हमारा प्रोडक्ट किसी भी हालत में 55.26 का बिकना चाहिए। अब बोलो कॉस्ट पर यूनिट क्या रखे कि एनपीवी 0 आ जाए, तो भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो ये रहना चाहिए। तो मैं यहाँ 15.26, इस बार सेलिंग प्राइस मुझे 60 मालूम है और मुझे क्या निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट। तो x इज इक्वल 60 माइनस 15.26, 44.74। ठीक है, बिल्कुल आसान सा, मजा आ गया सर। आगे लिखा पॉइंट नंबर 4, ओवरऑल डेथ्स इन द सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम में कितना चेंज करे कि एनपीवी क्या आ जाए, 0। तो सर अभी क्या करना है, सेल्स वॉल्यूम का एक्स मान लेते हैं भाई, जिसका निकालना उसको एक्स। और सर कंट्रीब्यूशन तो हमको मालूम है, तो देखा जाए तो 20 इंटू एक्स माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो एक्स का वैल्यू आ गया 10 लाख डिवाइडेड बाय 20। तो सर एक्स का वैल्यू आ गया 50,000। और अभी कितना यूनिट्स है प्रेजेंट वैल्यू, सर इतना यूनिट्स है 65,514। तो 65514.65 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 65514.65 इंटू 100, यही है ना सेल्स वॉल्यूम। तो 65514.65 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 65514.65 इंटू 100, 23.68%। मेरे पास और भी अल्टरनेटिव है, मैं नहीं करना चाहता। 23.68% बढ़ाएंगे कि कम होगा, सर कम होगा। इट मीन्स अभी यूनिट्स इतना है, पर अगर डाउन भी होगा, या बुरा से बुरा सोचना होता है सेंसिटिविटी एनालिसिस में, अगर डाउन भी हो गया तो हम 23.68% से एक्सेप्ट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कितना किया जाए, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट को आप एक्स मान के कर सकते हो। अल्टीमेटली 310, एनपीवी कितना आया था सर, एनपीवी आया था 310,293। 310,293 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 10 लाख इंटू 100। मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कितना बढ़ा सकते हो सर, हम बढ़ा सकते हैं 31.03%। अच्छा क्वेश्चन था, सेंसिटिविटी नहीं। ठीक है जी, चले जी आगे। यस, नाउ क्वेश्चन के सिनेरियो नंबर 33, ये भी कैपिटल बजटिंग का। एक्स वाई जेड इन्वेस्ट कितना करना है, 8 लाख। तो प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू, लाइफ कितना है 4 साल। ठीक है, सेल्वेज है नहीं है। और भाई साहब भाई साहब भाई साहब, उन्होंने आपको हर साल का डेप्रिसिएशन दे दिया है। डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, 2 लाख। ठीक है, अब सेल्स सेल्स अभी अभी इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, 8 लाख। सर इन्वेस्टमेंट है अभी 8। अब रेवेन्यू दिया हुआ है और कॉस्ट दिया है, हर साल का रेवेन्यू, हर साल का कॉस्ट। और ये जो दे रखा है, ये दे रखा है इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। ठीक है सर, ये इन्फ्लेशन का क्वेश्चन है, इसमें ये कौन सा कैश फ्लो है सर, ये रियल कैश फ्लो। टैक्स का रेट है 60%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिससे डिस्काउंटिंग करना है इंक्लूडिंग, मतलब सर ये नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट। यस, और उन्होंने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड टैक्स बेनिफिट, डेप्रिसिएशन पे टैक्स बेनिफिट होता है, इन्फ्लेशन रेट, रेवेन्यू को अलग दिया है और कॉस्ट का अलग दिया है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है उससे आप बताइए डेप्रिसिएशन टैक्स बेनिफिट फॉर द प्रोजेक्ट पर ईयर। डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कितने का है सर, डेप्रिसिएशन है 2 लाख। एक, हाँ जी,
सर डेप्रिसिएशन है 2 लाख का। तो टैक्स सेविंग्स निकालना तो बच्चों वाला काम हो गया है सर। 2 लाख का टैक्स का रेट कितना है? सर टैक्स का रेट है 60%। 2 लाख का 60% तो आंसर आ जाएगा टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन आ गया 1,20,000। इन्फ्लेशन जोड़कर सेकंड ईयर का रेवेन्यू बताइए। सेकंड ईयर का रेवेन्यू पर 7 लाख में इन्फ्लेशन ऐड करना पड़ेगा और इन्फ्लेशन है पहले साल का 10% 9%। तो सर 7 लाख इंटू 1.10 इंटू 1.09 839,300 839,300 ठीक है। टोटल कैश फ्लो इन ईयर 1 आफ्टर कैश इनफ्लो बताना मतलब सर सीएफएटी बताना। अगर हम इन्फ्लेशन और टैक्स बेनिफिट और डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर तो पहले साल का सेल्स ले लीजिए सर। सेल्स से 6 लाख और 10% ऐड करेंगे 6 लाख प्लस 10% तो सर सेल्स आ गया 6,60,000 और उसके अलावा सर कॉस्ट हो गया 3 लाख प्लस 12% सर ये आ गया 3,36,000 ठीक है माइनस 6,60,000 तो सर ये आ गया 3,24,000। चाहो तो टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन अलग से ले सकते हो पर मैं अगर मैं कहूँ इसको डायरेक्ट करूँ तो इसका इसमें से डेप्रिसिएशन मैं माइनस करके प्लस नहीं कर रहा हूँ 1,20,000 हम अलग से कर लेते हैं। तो सर 3,24,000 का टैक्स काटने के बाद 40% ले लिया इंटू 40% तो सर 129,600 129,600 और टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन हो गया 1,20,000 तो माइनस प्लस 1,20,000 तो टोटल आ गया मेरा 249,600। मेरी बात समझना आप अल्टरनेटिव भी कर सकते हैं कि पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना फिर टैक्स और फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना। मैंने इसी पर टैक्स हटाकर 129,600 आया और 1,20,000 टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन जोड़ दिया तो 249,600 आ गया। ठीक है बहुत सारे तरीके आप किसी से भी कर लो आंसर इतना ही है। इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट इन सेकेंड ईयर इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट तो सेकेंड ईयर का कॉस्ट है 4 लाख तो सर 4 लाख प्लस 12% प्लस 492,800 सिंपल था यार। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फॉर ईयर 3 थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू बताना है ना। ठीक है सर हिम्मत दिखा थर्ड ईयर थर्ड ईयर मतलब ये 8 लाख प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 सर 8 लाख प्लस 10% प्लस 9% प्लस 8% तो सर सेल्स हो गया 1,035,936 और ये 4 लाख तो सर 4 लाख प्लस 12% प्लस 10% प्लस 9% और ये हो गया 537,152 माइनस 1,035,936 तो सर ये आ गया 498,784 और टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन अच्छा इस पर इंटू 60% का इंटू 60% तो सर ये आ गया 299,270 प्लस 1,20,000 टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन तो सर ये थर्ड ईयर का आ गया 419,270.40 ठीक है उसके बाद डिवाइडेड बाय 1.10 3,15,000 के आसपास ऐसा तो है ही नहीं है सर कहाँ गड़बड़ हो गया। थर्ड ईयर का कैश फ्लो का क्या निकालना हमको प्रेजेंट वैल्यू ओके थर्ड ईयर के कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू मैं फिर से देख लेता हूँ 8 लाख है 10 9 8 तो सर 8 लाख प्लस 10% प्लस 9% प्लस 8% 10,35,936 ठीक है। अब ये 4 लाख है तो 4 लाख प्लस 12% प्लस 10% प्लस 9% 537,152 माइनस 1,035,936 तो सर 498 ठीक है और टैक्स का रेट है 60% टैक्स का रेट है तो इंटू 40% ही तो बचेगा यार यहाँ गड़बड़ हो गई
तो सर ये गलत आ गया। यस, ये होना चाहिए 199,513.60 और इसमें प्लस कर देंगे 1,20,000। अब आ गया सर थर्ड ईयर का कैश फ्लो 319513.60 डिवाइड बाई 1.10 1 2 3 2,40,000 के आसपास। मतलब यार आंसर 239 के आसपास आएगा। फैक्टर लेके करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। चले जी अगले क्वेश्चन पे। हाँ सर, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार रीड करो। ये बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन है और सर ये क्वेश्चन जो है ये मेरे ख्याल से ईवा का क्वेश्चन, ईवा का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन। चलो जी, बिजनेस वैल्यूएशन का ईवा का क्वेश्चन है ये। ओके सर, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एक बार पढ़े। तो बोले बिजनेस मीटिंग है किसका, एक्स वाई जेड का। वन मेंबर पॉइंटेड आउट दैट परफॉर्मेंस ऑफ एनी कंपनी नॉट सी ऑपरेटिंग इनकम बट शुड एवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर एज वेल। ठीक है, डब्ल्यूएससीसी वगैरह ये सब कहानी दे रखा, वो आप पढ़ लेना। तीन कंपनी है, एप्पल, बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा, सॉरी अल्फा बीटा और गामा। और बोले तीनों की ऑपरेटिंग इनकम तो सेम है पर कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, किसी में डेट अलग होगा, किसमें। सर ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन आईसीएआई का है, ₹1000 में है। इन्वेस्टेड कैपिटल तीनों का देखोगे तो 20 लाख 20 लाख 20 लाख, पर डेट, इसमें डेट है 0.8 मतलब 80%। 20 लाख का 0.8 से 16 लाख का डेट। यहाँ डेट कितने का है, 16 लाख, काम आने वाला है। सर यहाँ डेट कितने का है, 10 लाख। और सर यहाँ डेट कितने का है, 20% मतलब 4 लाख, 4 लाख का डेट। नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, प्री टैक्स दिया है, तो इसको पोस्ट टैक्स कर लेंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं। टैक्स का रेट है 35%। तो केडी निकाल ले क्या सर, केडी निकाल ही लेते हैं। कहाँ निकाल रहा हूँ मैं, केडी 16, तो 16 इंटू 0.65 आफ्टर टैक्स कर दिया तो 10.4, 10.4। सर 13 इंटू 0.65 सर 8.45, 8.45। सर 15 इंटू 0.65 सर 9.75। ठीक है, और केई तो दिया हुआ है भाई, और ऑपरेटिंग ईबीआईटी दिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़े। प्राइस अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री का दिया है 11, एक्स मतलब 11 दे रखा प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो किस काम आता है, मार्केट प्राइस निकालने के काम आता है। बेस्ड ऑन द अबव केस सिनेरियो चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। डब्ल्यूएसीसी निकालना है किसका, अल्फा का। ठीक है भाई, तो डब्ल्यूएसीसी के लिए केडी दे रखा है 10.4, तो सर 10.4 और इसका वेट हमको दिखाई दे रहा 0.8 प्लस के कितना है 26 और इसका वेट है 0.2, तो 10.4 इंटू 0.8, 26 इंटू 0.2, आंसर 13.520। आंसर बिल्कुल सिंपल। ठीक, ठीक है सर। ईवा मांग रहा है, और ईवा किसका मांग रहा है सर, ईवा मांग रहा है बीटा का। तो ईवा 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 ईबीआईटी माइनस टैक्स तो क्या आ जाएगा, नोपेट। ईबीआईटी 5 लाख इंटू 0.65, तो नोपेट आ गया 3,25,000 माइनस इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है 20 लाख, इसको ले लेंगे 20 लाख। अब बस बीटा का क्या याद रखना, बीटा है, बीटा मतलब बीच वाला। ठीक है, और इसका डब्ल्यूसीसी चाहिए, तो डब्ल्यूसीसी निकल रहा है 8.45। ये हो गया मेरा केडी, वेट तो 50-50 है, तो सर ये तो हो गया 8.45 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 15.225%, 15.225%। तो सर 20 लाख इंटू 15.225% माइनस 3,25,000, आंसर आ रहा है 20,500 के आसपास। ठीक है, ठीक है सर। प्राइस पर शेयर ऑफ गामा, गामा किधर है सर, गामा ये है, तो प्राइस पर शेयर के लिए आपको ईपीएस निकालना पड़ेगा 5 लाख। क्या चीज है सर, 5 लाख है ईबीआईटी, ईबीआईटी, और इसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा क्योंकि नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनाना। और सर डेट कितने के, डेट है 4 लाख, 4 लाख का 15%, तो सर 4 लाख का 15%, 60,000 माइनस हो जाएगा, तो 5 लाख में से इधर ही करूं क्या,
तो सर 5 लाख में से 60,000 इंटरेस्ट का माइनस हुआ, तो 4,40,000 आ गया ईबीटी। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 4,40,000 इंटू 0.65, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 2,86,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर? नंबर ऑफ शेयर्स है 1,00,000। तो ईपीएस आ गया 2.86, प्राइस अर्निंग रेशियो है 11 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 11, तो आंसर आ रहा 31.46। ठीक है, ठीक है सर, मजा आ गया। मार्केट कैप बताना है अल्फा, हद कर दिया यार क्वेश्चन में, कभी अल्फा कभी गामा। तो सर अल्फा लिमिटेड का ईपीएस निकालना पड़ेगा, यस, जैसे अभी निकाला था। 5 लाख, यहाँ डेट कितने के सर? यहाँ डेट है 16 लाख, और 16 लाख का 16%, तो 2,56,000 माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट का, माइनस 5 लाख, तो सर 2,44,000। अभी और क्या माइनस होगा? माइनस कुछ नहीं होगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स है 61,000। तो सर ईपीएस आ गया 4 इंटू 11, तो 44 आ गया। 44 क्या है? मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 61,000। तो 44 इंटू 61,000, 26। हाँ गड़बड़ हो गया भाई, ईपीएस में गड़बड़ तो नहीं हो गया? 20 लाख का 80%, 16 लाख, 16 लाख का 16%, तो 16 लाख का 16% हो गया 2,56,000 माइनस 5 लाख, तो 2,44,000, और इसका 65%, 65% नहीं किया था सर, हाँ इसका 65% करना, हो जाती है ऐसी गलती। 65% किया तो 158,600 डिवाइडेड बाय 61,000 डिवाइडेड बाय 61,000, तो ईपीएस आ गया 2.6 इंटू 11, तो सर ये आ गया 28.60 इंटू 61,000, तो मार्केट कैप आ गया 17,44,600। ठीक, सर पहली बार में अगर आपका इतना होता तो मैं गलत करके आ जाता ना यार, सिंपल सी बात। ओके, ईपीएस बीटा का मांग रहा, हद नहीं कर दिया, बीटा का ईपीएस निकालते हैं। ठीक है सर, बीटा का ईपीएस लिखने के लिए जगह नहीं बची है। 5 लाख और कितना इसमें? 10 लाख का 22% है ना, यहाँ कर लेते सर। 5 लाख और 10 लाख का 22% मतलब 2,20,000 हो गए हमारा इंटरेस्ट। 5 लाख माइनस 2,20,000, तो सर 2,80,000, इसका 65%, इसका 65%, तो 1,82,000, 1,82,000 और 1,82,000 डिवाइडेड बाय 83,000 डिवाइडेड बाय 83,000, ईपीएस आ गया 2.192 के आसपास। 2.19 मतलब 2.20, इसमें तो है नहीं है ईपीएस का, ईपीएस बीटा का मांग रहा है सर, इतनी गड़बड़ है, समझ रहे हो ना आप? यही आप भी करने वाले हो, मैं बिना देखे यहाँ बैठा हूँ यहाँ करने के लिए, और मुझे बाद में पता लगता है कि कुछ और का मांग रहा है। कोई बात नहीं सर, यहाँ डेट कितने के? 10 लाख, 10 लाख का 22% है, ठीक तो था यार। 5 लाख का 5 लाख, और सर 10 लाख का 22% मतलब 2,20,000 माइनस 2,20,000। ठीक है, जो भी आया उसका 65%, 1,82,000 डिवाइडेड बाय 83,000, ईपीएस 2.19 आ रहा, वही तो 2.90 कैसे आ रहा, मुझे ये समझ में नहीं आया। मेरे हिसाब से अगर बीटा की बात करो तो बीटा में 2.19 आ रहा। 5 लाख माइनस 2,20,000, 2,80,000 इंटू 65%, 1,82,000 डिवाइडेड बाय 83,000, 2.19 है। मतलब यार कहीं ना कहीं गड़बड़ है, हमेशा मैं गलत नहीं होऊंगा। अगर मुझे यहाँ जवाब देना 2.90 तो कहीं भी नहीं है, 2.15 के आसपास आना चाहिए मेरे हिसाब से, 2.19 होना चाहिए था ऑप्शन। मतलब सर, मतलब सीधी सी बात है, कहीं गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, आप देख लें। ठीक है, चले जी आगे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 35 मर्जर का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 से देख, ठीक है जी? यस सर। चलो जी, पढ़े क्वेश्चन नंबर 35। यस, लिखा है एसएम लिमिटेड मार्केट कैप है 3000 करोड़, ठीक है, और ईपीएस है 200 और प्राइस अर्निंग रेशियो है 15, तो 200 इंटू 15, तो सर एमपीएस है 3000 रुपए और मार्केट कैप है 3000, तो उसके हिसाब से सर नंबर ऑफ शेयर्स भी निकल जाएगा और नंबर ऑफ शेयर्स है 1 करोड़, है ना? हाँ सर, 3000 करोड़ डिवाइडेड बाय 3000, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया? 1 करोड़। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अच्छा अर्निंग, टोटल अर्निंग भी निकाल सकते हैं कि हाँ सर, ईपीएस है 200 और 1 करोड़ शेयर्स है, तो टोटल अर्निंग आफ्टर टैक्स की बात करो तो टोटल मिलाकर 200 करोड़ का अर्निंग आफ्टर टैक्स है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो चाहता है कि 20% बाईबैक कर, मतलब बाईबैक कितना करना चाहते हैं हम? 20%, 1 करोड़ का 20% मतलब 0.20 करोड़ का शेयर्स हमको बाईबैक करना। तो बोर्ड अनुमान लगा रहा है कि पोस्ट बाईबैक मार्केट प्राइस 3057 हो जाएगा, पोस्ट बाईबैक, ठीक है, और पोस्ट बाईबैक प्राइस अर्निंग रेशियो सेम ही रहेगा, मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो कितना रहेगा? 15 ही रहेगा। द कंपनी प्रपोजेस टू फंड, और जो बाईबैक के लिए पैसा आएगा वो 8% बैंक लोन के हिसाब से उधार लेंगे, बोरो कर रहे हैं। सिंस अवेलेबल रिसोर्स आर कमिटेड फॉर एक्सपेंस और टैक्स रेट है 30%। नंबर ऑफ शेयर्स प्रपोज टू बी बॉट बैक, तो 20 लाख शेयर से, इसमें तो कुछ था ही नहीं। इंटरेस्ट अमाउंट विच कैन बी पेड फॉर अवेलिंग द बैंक लोन, अब ध्यान से काम, अर्निंग के बाद, बाईबैक के बाद अर्निंग होगा 200 करोड़ आफ्टर टैक्स, है ना? पर उसमें से हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग हो जाएगा और नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 0.80 करोड़ ही हो जाएंगे, लैक्स में करो तो लैक्स में, और इनटू किससे करेंगे? प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है? प्राइस अर्निंग रेशियो शायद है 15, तो टोटल मिलाकर प्राइस कितना हो जाना चाहिए? 3057, ऐसे ही कुछ है ना यार? हाँ, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक इक्वेशन बना रहा हूँ जिसमें मुझे बोरिंग अमाउंट निकालना, मुझे एक्स निकालना, ठीक है सर? तो चलो इसको सॉल्व करें। सर ये इनटू है तो उधर डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3057 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 0.8, तो सर इस तरफ हो गया 163.04। अब इसको सॉल्व करें तो ये सर ये हो गया 0.70x, तो 200 माइनस 0.70x, ठीक है, तो सर 163.04 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 0.7, तो सर एक्स का मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट आया 52.80 और सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो लोन अमाउंट आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8%, डिवाइडेड बाय 8%, लोन अमाउंट आ गया 660 लैक्स में चाहिए। गड़बड़ तो नहीं हुआ? 200 करोड़, ठीक है, एक्स 0.7 उधर पॉइंट है, तो 3057 डिवाइडेड बाय 15, प्राइस अर्निंग रेशियो 15 हो जाएगा ना, और इंटू 0.8, 163.04, और इधर जाकर माइनस माइनस 200, तो 30 ही गलत है, नहीं 36.96 डिवाइडेड बाय 0.7, 52.80 मेरा एक्स आया, एक्स का मतलब इंटरेस्ट, और रेट कितना है? 8 पर, इंटरेस्ट अमाउंट भर बोल रहा है यार, इंटरेस्ट अमाउंट, अच्छा लैक्स में, 5280 लैक्स, लैक्स में बोला। लोन डिवाइडेड बाय 8%, डिवाइडेड बाय 8% करूंगा तो लोन आया 660 करोड़, मतलब सर 66,000 लाख। प्रीमियम पर शेयर पेड ओवर द करंट मार्केट, मतलब पूछ रहा बाईबैक प्राइस, भाई आपने लोन कितने का लिया? सर 66,000 लाख, और आप कितने शेयर्स बाईबैक कर रहे हैं? सर 20 लाख, तो 66,000 डिवाइडेड बाय 20,
तो सर आप एक शेयर पर 3,300 दे रहे हैं। जी हाँ। और अभी शेयर का प्राइस कितना है सर? अभी शेयर का प्राइस है 3,000, मतलब आप एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं? एक्स्ट्रा 300 दे रहा है। दिस इज प्रीमियम पर शेयर पेड ऑन बायबैक। सर परसेंटेज प्रीमियम ऑन करंट मार्केट प्राइस, तो सर ये तो सिंपल है, 3,300 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय 3,000, तो 10% में सर 10%। क्वेश्चन अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, आगे चले। यस सर, क्वेश्चन नंबर 36 रीड कीजिए एक बार। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 36। यस 36 में, अच्छा 36 पे डाउट भी आया था, कुछ प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जरा देखते हैं। सर एक कंपनी एईसी जो किसको खरीदना चाहती है? डीएनएफ। तो सर ये हो गया परचेसिंग कंपनी, ये हो गया वेंडर कंपनी, मतलब ये परचेसिंग कंपनी, ये वेंडर कंपनी। स्वैप रेशियो दिया हुआ है 0.5, स्वैप रेशियो दिया हुआ है 0.5:1। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, तो सर ईपीएस निकाल कर ही रख लो ना यार। ईपीएस 36 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख, तो ईपीएस आ गया 3 रुपए, और 7,20,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000, तो ईपीएस आ गए हैं 2 रुपए। ऐसे भी निकाल सकते थे, ठीक है, ये भी ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है तो 3 × 10 30 रुपए, और 2, ठीक है, सही, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन। On the basis of above information, choose the most appropriate answer to the following question. Number of shares to be issued, बताइए AES ये कंपनी कितने शेयर्स इश्यू करेगी? सामने वाली कंपनी के पास 3,60,000 शेयर्स है, तो यार 3,60,000 इंटू 0.5, 1,80,000 शेयर्स, इसमें कुछ था ही नहीं। ईपीएस बताना है मर्जर के बाद, तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया, 36 लाख प्लस 7,20,000, तो पोस्ट मर्जर आ गया 43,20,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख, और 1 लाख मतलब 13,80,000, तो ये आ गया 3.13। इक्विवेलेंट ईपीएस बताना, तो 3.13 इंटू स्वैप रेशियो कितना था? 0.5, 1.56 या 1.57। यार इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे हो सकता है? ईईएस प्राइस अर्निंग रिमेन अनचेंज, तो बताइए मार्केट प्राइस क्या आ जाए? पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना आया था? 3.13, और पोस्ट मर्जर प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है? 10 इंटू क्या कर दोगे 10, तो आंसर आ गया 31.3। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, दूसरा क्वेश्चन रहा होगा जिसमें प्रॉब्लम थी। ठीक है सर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, हाँ ये वाला क्वेश्चन है जिसमें एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिक्कत है। एक बार पढ़े। लिखा पी लिमिटेड किसको खरीदना चाहती है? सर क्यू लिमिटेड को। ठीक है, तो पी हो गया परचेसिंग और क्यू हो गया वेंडर। सर 10 लाख और सर 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो ये आ गया ईपीएस 5 रुपए, और इसका ईपीएस आ गया 3 लाख डिवाइडेड बाय 50, सर इसका ईपीएस आ गया 6 रुपए। एमपीएस भी मालूम है, चाहो तो प्राइस अर्निंग रेशियो भी निकाल सकते हो, 75 डिवाइडेड बाय 5, इसका प्राइस अर्निंग रेशियो है 15, और इसका प्राइस अर्निंग रेशियो 60 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 10। मर्जर शैल बी गॉन थ्रू बाय एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर एंड एक्सचेंज रेशियो डिफरेंट वेट्स के हिसाब से लेना, ईपीएस के बेसिस पर 50%। तो ईपीएस 6 डिवाइडेड बाय 5, 6 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 1.2। मार्केट प्राइस है 60 डिवाइडेड बाय 75, तो ये आ गया 0.8, और बुक वैल्यू पर शेयर दिया हुआ है, मतलब 105 डिवाइडेड बाय 210, तो ये आ गया 0.5, और वेट ले लो 1.2 इंटू 0.5 m प्लस 0.8 इंटू 0.25 m प्लस 0.5 इंटू 0.25 m प्लस एमआरसी, 1.2 इंटू 0.5 m प्लस 0.8 इंटू 0.25 m प्लस 0.5 इंटू 0.25 m प्लस एमआरसी 0.925। ठीक है, ठीक है, सिंपल है। आगे चलो।
Based on the swap ratio as per weight, the total number of shares issued by, total number of shares issued by मतलब सामने वाली कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 50। तो 50,000 इंटू 0.925 इंटू 50,000, आंसर आया 46250। 46250। मुझे नहीं लगता कि ये आपसे नहीं बना होगा। आगे चल रहा हूं मैं। पोस्ट मर्जर ईपीएस, पोस्ट मर्जर ईपीएस सर अर्निंग को जोड़ देंगे क्या? यस, अर्निंग कितना हो गया 13 लाख, और हमारी कंपनी में पहले से नंबर ऑफ शेयर्स कितना है सर 2 लाख, प्लस 46250, तो 13 लाख डिवाइडेड बाई 246,250, आंसर है 5.27 मतलब 5.28। अगर क्यू लिमिटेड वहां चाहती है कि ईपीएस कम ना, तो बताइए स्वैप रेशो क्या होता है ईपीएस के बेसिस पे, मतलब 1.2। सोचने वाली बात कोई, और अगला तो क्वेश्चन ही नहीं। ठीक है, ये तो सिंपल है, 1.2 ही होगा ना, 1.2 होगा, 6/5 1.2, आंसर 1.2 ही होना चाहिए। क्वेश्चन अच्छा था क्या? हाँ सर क्वेश्चन अच्छा, तो सर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी कि? कोई दिक्कत नहीं थी, मैं गलती से बोल दिया था दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 38 आप पढ़ने जा रहे हो, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। चलो जी क्वेश्चन नंबर 38। सर ये भी मर्जर का ही क्वेश्चन है कि? हाँ जी ये भी मर्जर का क्वेश्चन है, और उसमें लिखा है कंपनी एक्स लिमिटेड किसको टेक ओवर कर रहे? वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड होगी परचेसिंग कंपनी और ये हो गई वाई। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी थिंक्स दैट शेयर होल्डर ऑलवेज लुक फॉर ईपीएस। ईपीएस मैक्सिमम करना, यही बात लिखा हुआ है, ठीक है। और पी 80 लाख नेट प्रॉफिट है, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ, अगर नेट प्रॉफिट को प्राइस अर्निंग रेशियो से नेट प्रॉफिट को प्राइस अर्निंग रेशियो मार्केट ईपीएस निकल जाएगा ना यार, सबसे पहले ईपीएस निकाल दो। तो 42 डिवाइडेड बाय 10.50, ईपीएस की बात करो तो यहाँ ईपीएस आ रहा है 4 रुपए, और सर 85 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ ईपीएस आ गया 8 रुपए 50 पैसे ना। यस, और सर ईपीएस को नेट प्रॉफिट से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। यस, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आ जाएंगे सर? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ईपीएस, 80 डिवाइडेड बाय 4, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गया है 20, और 15.75 डिवाइडेड बाय 8.5, तो नंबर ऑफ शेयर्स 15.75 डिवाइडेड नंबर ऑफ शेयर्स 1.8529, ऐसा कुछ आ रहा है, पता नहीं, अब देखते हैं। कंपनी बोरो करना चाहती है 15% इंटरेस्ट पर, और सामने वाली कंपनी को शेयर्स के बदले में शेयर इश्यू नहीं देना चाहती, वो देना चाहती है कैश। ठीक, तो पूछ रहा है कि अगर हमें ईपीएस यही मेंटेन करना है, ईपीएस 4 ही मेंटेन करना है, तो बताइए हम कितना ऑफर करेंगे? तो मतलब हमको पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालना है। पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना होना चाहिए? 4। अर्निंग कितना है सर? अर्निंग 80 लाख ये है, और 15.75 ये है। लेकिन अगर हम पैसा उधार ले तो इंटरेस्ट भी जाएगा, और इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स कर लेना, मतलब 1 माइनस टैक्स, और टैक्स का रेट तो दिया ही नहीं है। अगर टैक्स दिया है सर 30% टैक्स है, मतलब क्या मैं 0.70x कर सकता हूँ? यस, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने रहेंगे सर? नंबर ऑफ शेयर्स नहीं मालूम। नंबर ऑफ शेयर्स 20 लाख का 20 लाख ही रहेगा, क्योंकि नए शेयर हम इश्यू नहीं कर रहे। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ 80 आ गया, 80 प्लस 15.75, तो ये आ गया 95.75 माइनस 0.70x, 80 माइनस 80 कर दो और डिवाइडेड बाय 0.7 कर दो। तो सर ये जो 22.5 लैक्स आया, ये क्या आया? ये इंटरेस्ट का अमाउंट आया, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं दिया है कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, डिवाइडेड बाय 15%, तो लोन अमाउंट आ जाएगा डिवाइडेड बाय 15%। मतलब सामने वाली कंपनी को मैं अगर खरीद रहा हूं तो मैं 150 लाख ऑफर करूंगा। ठीक है, मैक्सिमम एक्शन रेशियो बताइए, शुड कंपनी शू दैट द ईपीएस सेम रहना चाहिए, तो ईपीएस के बेसिस पे ईपीएस निकला है सर। हाँ सर निकला है, तो सर 8.5 डिवाइडेड बाय 4,
तो सर 2.125, तो 2.125:1। ईपीएस मेंटेन रखना है ना तो ईपीएस के बेस पर यहाँ उल्टा लिखा हुआ तो हमें समझदार है। यहाँ उन्होंने 1:2.125 लिखा, जबकि जनरली कैसे लिखा जाता है 2.125:1, पर खैर हम लोग समझदार हैं। तो इस एक्शन रेशियो के हिसाब से बताइए एक्स लिमिटेड कितने शेयर्स इश्यू करेंगे। सामने वाली कंपनी में शेयर्स कितना है? नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड बाय एक्स लिमिटेड अप्रोक्सीमेटली। सामने वाली कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स है 1.8529 इंटू 1 पॉइंट कितना आया था? 2 पॉइंट आया था कुछ, 2.125 तो नंबर ऑफ शेयर्स इश्यू करेंगे 3.9375। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था कि इस क्वेश्चन में कोई खास बात। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एमटीपी के क्वेश्चन है जो मई 2025 में आया है उस एमटीपी में, और एमटीपी 1 के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन अच्छा है और ये वाला क्वेश्चन आ गया है ट्रैकिंग एरर। ठीक है, ठीक है सर, देखें तो लिखा मिस्टर रमेश एक 40 ईयर ओल्ड इन्वेस्टर और कितना इन्वेस्ट करा? 10 लाख इन एक्टिवली मैनेज इक्विटी म्यूचुअल फंड, और इसका एक्सपेंसेस रेशियो कितना दिया है? 2.50%। एक्सपेंसेस रेशियो ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाए जिसका एक्सपेंसेस रेशियो कम होना चाहिए, क्योंकि यार एक्सपेंसेस रेशियो से हमें समझ में आता कि सामने वाला म्यूचुअल फंड एनईवी के हिसाब से कितना एक्सपेंसिव। ठीक है, एक्सपेंसेस रेशियो अभी दिया। और निफ्टी 50 और फॉलो किसको करते हैं? निफ्टी 50 इंडेक्स को। मतलब इन्होंने ऐसा, म्यूचुअल फंड ने ऐसा पोर्टफोलियो बनाया है कि उस पोर्टफोलियो का रिटर्न और निफ्टी का रिटर्न एक जैसा है। और इसी को उन्होंने बेंचमार्क माना कि बेंचमार्क क्या माना कि यार इंडेक्स से कितना रिटर्न मिल रहा है हमको? 15% रिटर्न। जितना भी रिटर्न मिलेगा उसके आसपास हमको म्यूचुअल फंड का भी रिटर्न आना चाहिए। अगर निफ्टी में 10% का रिटर्न है तो म्यूचुअल फंड हमने जो पोर्टफोलियो बनाया उसका भी 10% ही रिटर्न आना चाहिए। इसका मतलब यही बात। Upon analyzing the fund detail, he comes across the concept of tracking error. ट्रैकिंग एरर क्या होता है? ट्रैकिंग एरर में क्या होता है, एक बेंचमार्क रिटर्न सेट कर लेते हैं और हमारा टारगेट रहता है कि उसी बेंचमार्क के आसपास हमको रिटर्न मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा डेविएट नहीं होना चाहिए। अगर डेविएट होगा तो हमें डेविएशन निकालना पड़ेगा, जिसको आप ट्रैकिंग एरर बोलेंगे। ट्रैकिंग एरर क्या है? ट्रैकिंग एरर कुछ नहीं है। ट्रैकिंग एरर ये बताता है कि बेंचमार्क रिटर्न से आपका रिटर्न डेविएट हुआ है तो उसमें कितना डेविएशन हो रहा है उसका एवरेज करेंगे और उसका डेविएशन निकालेंगे। दिस इज ट्रैकिंग एरर। और पक्का निफ्टी के बराबर रिटर्न नहीं मिल रहा है, डेविएशन हो रहा है, और कितने परसेंट से डेविएशन हो रहा है? 3.2% से। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ महीने बाद रमेश ने एक नोटिफिकेशन रिसीव किया। क्या नोटिफिकेशन है भाई? द फंड हैज इंप्लीमेंटेड साइट पॉकेटिंग। सर ये साइट पॉकेटिंग क्या हो? मैं म्यूचुअल फंड, मैंने आपसे पैसे लिया और इसको पोर्टफोलियो में लगाया, पर एक ऐसा कंपनी में लगाया जिसमें पैसा डूबने के ज्यादा चांसेस है। जैसे अगर हमने एक पोर्टफोलियो मेंटेन किया ना बहुत सारे स्टॉक्स का, फिर बाद में आप ही का पैसा, बाद में पता लगा कि यार एक कंपनी ऐसी है जिसमें पैसा डूब सकता है, तो उसको हम निकाल के अलग कर देते हैं, साइड पैक। The fund has exposure, और एक्सपोजर है कि 15% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इज डेट इंस्ट्रूमेंट। जो फंड था उसमें 15% जो पैसा लगाया था वो किसमें लगाया था? डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और कंपनी फेसिंग है सेवरल, ठीक है, वो बता रहा कि फाइनेंशियल क्राइसिस है और इसकी वजह से हमको ऐसा लग रहा है कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया। कंपनी हैज डिफॉल्टेड ऑन इट्स पेमेंट। ठीक है, द फंड मैनेजर हैज मूव दिस पोर्शन इनटू साइड पॉकेट। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो ये वाला पोर्शन हम साइड पॉकेट में। ठीक है, फॉलोइंग द डिसीजन ऑफ फंड मैनेजर मिस्टर रमेश डिसाइड टू रिकंसिडर एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। Should he stay invested in his fund and wait for the side pocketed asset to recover? पूछ रहा है कि भाई बताओ, रमेश ने डिसाइड किया कि रिकंसिडर किया जाए और उसके पास ऑप्शन ये है कि वो इसी फंड में इन्वेस्टेड रहना देता है और जो वेट कर रहा है साइड पॉकेटेड एसेट, ताकि वो डेट में जो पैसा जो डूबने वाला है ना वो रिकवर हो जाए, हम इसी फंड में रहते, वो ज्यादा अच्छा है। दूसरा,
क्या हमें स्विच कर देना चाहिए इंडेक्स फंड में, जिसमें लोअर ट्रैकिंग एरर है और लोअर एक्सपेंसेस है? एक ये अल्टरनेटिव है। और तीसरा है कि हमें क्यों ना, शुड ही रिडीम्ड हिज रिमेनिंग लिक्विड होल्डिंग, कहाँ क्या कर दे सर, जो है हम रिडीम्ड कर दे और हम कोई एक्टिव मैनेज्ड फंड में ट्रांसफर कर दे। 3 ऑप्शन है। Based on the above scenario, given his current situation, choose the most appropriate answer for the following multiple choice question. ठीक है। Point number 1. It is necessary for investor to pay close attention to expenses ratio. क्या expenses ratio पर हमें फोकस करना चाहिए? क्योंकि high expenses ratio can significantly reduce net return over time. High expenses ratio से net return कम हो जाता है। Higher expenses ratio है, इसका मतलब फंड का बेटर परफॉर्मेंस है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। और एक्सपेंसिव रेशियो तो बेटर परफॉर्मेंस कैसे? एक्सपेंसिव रेशियो जो है ओनली फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक्सपेंसिव रेशियो एक्सपेंसेस हर साल। फंड विथ हाई एक्सपेंसिव रेशियो ऑलवेज रिस्क फ्री है, आंसर है ए। हाई एक्सपेंसिव रेशियो कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस नेट रिटर्न, बिल्कुल सही बात है। हाई एक्सपेंसिव रेशियो मतलब नेट रिटर्न कम। फंड हैज बीन रेप्लिकेटिंग रिटर्न निफ्टी 50। क्या जो फंड ने बनाया था एक बेंचमार्क, क्या निफ्टी 50 के आसपास ही रिटर्न हो रहा? नहीं। कितने का ट्रैकिंग एरर है? 3.5% का। तो आंसर क्या कहेंगे? अनसक्सेसफुल। आफ्टर द डिसीजन ऑफ फंड मैनेजर फॉर साइट पॉकेटिंग, द इक्विवेलेंट पोर्शन ऑफ मिस्टर रमेश इन्वेस्टमेंट शैल बी। डिसीजन हो गया फंड मैनेजर को, उन्होंने साइट पॉकेटिंग कर दिया। अब उसी के इक्विवेलेंट इनकम, उसका जो पोर्शन है किसका? मिस्टर रमेश का, उसके विषय में क्या बोल रहा है? क्या ये इलिक्विड होगा जब तक फंड मैनेजर डिसाइड नहीं करता कि इसको सेल कर दिया जाए और कंपनी रिकवर करेगा? इमीडिएटली रिटर्न ऑफ एंड रमेश लॉस, क्या रमेश को तुरंत की तुरंत लॉस हो गया? वी रिटर्न टू मिस्टर रमेश इन प्रोपोर्शन टू इज होल्डिंग, वी मूव इनटू अ डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम विथ नो रिस्क। साइट पॉकेटिंग का मतलब क्या? सर साइट पॉकेटिंग का मतलब ये तो नहीं है यार, डेट डिफॉल्ट हो रहा है इसका मतलब 20% ही डिफॉल्ट हो रहा है ना। 50% किस में लगा रहा है? डेट में, एक्स वाई जेड। और वहां फाइनेंशियल क्राइसिस है, सिंस एक्स वाई जेड हैज डिफॉल्टेड ऑन हिज पेमेंट। ठीक है, तो क्या पहली बात वो पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है?